आजकल अस्पतालों में स्नेक बाइट के पेशेंट आना आम बात हो गई है। इसलिए हमें सांपों के बारे में और सांपों के जहर के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। इंडिया में पाए जाने वाले सांप मुख्यतः दो फैमिलीज के सदस्य हैं, इलेपिडी फैमिली एंड वाइपरिडी फैमिली। इलेपिडी फैमिली में कोबरा, किंग कोबरा, कॉमन करैट, और वाइपरिडी फैमिली में सॉय स्केल वाइपर, रसेल वाइपर और पिट वाइपर या सी स्नेक्स आते हैं। अब एक कॉमन तौर पे मान सकते हैं कि सांप का रंग जितना गहरा होगा वो उतना ही ज्यादा जहरीला होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सांप जहरीला है लेकिन बाइट के टाइम वो अपना जहर इंसान में इंजेक्ट नहीं कर पाता है, और इस तरह की बाइट को ड्राई बाइट कहते हैं। सांपों का जहर या वेनम मुख्यतः हेमेटोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन इनका मिक्सचर होता है। ये इसके मुख्य टॉक्सिन होते हैं। अब न्यूरोटॉक्सिन मुख्यतः कोबरा की स्पीसीज में और करैट की स्पीसीज में मिलता है, एंड हेमेटोटॉक्सिन कोबरा की कुछ स्पीसीज में, एंड पिट वाइपर, सॉय स्केल वाइपर इन सब में मिलता है। जब पेशेंट या विक्टिम को सांप काटता है तो वो उस जगह उसे फैंग मार्क दिखाई देते हैं और वो दर्द की शिकायत करता है। लेकिन अगर उस सांप के पॉइजन में, वेनम में हेमेटोटॉक्सिन प्रॉपर्टीज हैं, यानी ऐसे कंपाउंड या एंजाइम्स मौजूद हैं जो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को और रक्त वाहिनियों की दीवारों को प्रभावित कर सकते हैं, तो थोड़ी देर बाद वहां पे हमें सूजन, चकत्ते पड़ना और फफोले पड़ने जैसी शिकायत मिल सकती है। उसके साथ में पेशेंट को थोड़ी देर बाद खांसी में खून आना या उल्टी में खून आना, नाक से खून आना, या जिस जगह हम इलाज के लिए दवा लगाने के लिए इंट्राकैट डालते हैं, इंट्राकैट वाली जगह से खून आना, इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। अगर पेशेंट के स्नेक के वेनम में न्यूरोटॉक्सिन की पॉइजन की मात्रा उपलब्ध ज्यादा है, तो वो पेशेंट उस जगह काटने के बाद दर्द के साथ साथ झुंझुनाहट की और सुन्नापन की शिकायत करेगा। उसके बाद पेशेंट को हृदय गति कम हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ना या घटना, इस तरह की शिकायत कर सकता है। साथ में वॉमिटिंग, पेट दर्द की भी शिकायत करेगा। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जब उसका न्यूरोटॉक्सिन प्रभाव डालेंगे तो पेशेंट को हल्की बेहोशी होना, ब्लरिंग ऑफ विजन यानी कि धुंधला दिखाई देना, डिप्लोपिया यानी कि एक का दो दिखाई देना, डिस्पैजिया मतलब निकलने में परेशानी होना, डिस्निया सांस लेने में परेशानी होना, ड्रूलिंग ऑफ स्पूलिंग ऑफ सलाइवा, बहुत सारी लार अपने मुंह में कलेक्ट हो जाना, ये सब परेशानियां आने लगेंगी। अपनी नेक मसल्स की वीकनेस, जैसे गर्दन को होल्ड करने में परेशानी होना। जो डिस्निया बताया है कि सांस लेने में तकलीफ होना, ये एक बहुत ही न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कभी कभी न्यूरोटॉक्सिन वेनम की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा सांस लेने में परेशानी हो सकती है। उसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा और साथ में ऑक्सीजन की कमी से और एनॉक्सिक कार्डिक अरेस्ट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन वाले जहर में पेशेंट को बचाने की संभावना ज्यादा होती है, बशर्ते कि हम अगर उसका पॉइजन कंट्रोल में नहीं है तो हम उसे ऐसे सेंटर में शिफ्ट कर दें जहां उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दिया जा सके। अब बात यह आती है कि इनमें हेमेटोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन, इन दोनों कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरीज के कुछ लक्षण पेशेंट में आ रहे हैं तो ये क्लियर है कि हमें उसका इलाज करना है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि जितने देर में पेशेंट अस्पताल पहुंचेगा उतने टाइम में परिजनों को क्या करना है। तो विशेषकर हमारे देश में सांप के इलाज के बारे में कुछ गलत धारणाएं प्रचलित हैं। उन गलत धारणाओं से हमें बिल्कुल बचकर रहना है। जैसे कि हमें कुछ लोग होता है कि जहां सांप ने काटा है उस हाथ या पैर पे, उस पर टाइट टॉर्ने के बांध देते हैं। तो रस्सी को या किसी कपड़े को रस्सी की तरह उस हाथ या पैर पे कसकर नहीं बांधना है, वहां पे चीरा नहीं लगाना है, वहां उसके जहर को चूसने की कोशिश नहीं करनी है, वहां पेशेंट को कोई इलेक्ट्रिसिटी का शॉक नहीं देना है, और ना ही हमें झाड़ फूक में अपना समय बर्बाद करना है। किसी भी तरह की घबराहट नहीं करनी। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं कि हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं और हम पेशेंट की इलाज में लापरवाही करें। यानी कि हमें सांप काटने की कोई शिकायत लग रही है तो उस पेशेंट को तुरंत अस्पताल लेकर आना है, और अस्पताल लेकर आते समय तक हमें पेशेंट के लिए क्या करना है। तो दो चीजें कर सकते हैं। एक तो जैसे तोड़ने के तो नहीं बांधना था, लेकिन हम उसको स्प्लिंट, लकड़ी या किसी भी पदार्थ की वाली स्प्लिंट से उसके पैर को बांध के इमोबिलाइज यानी स्थिर कर देंगे, और साथ में उस पर क्रैप बैंडेज बांध सकते हैं, और उस काटे हुए अंग को हृदय के स्तर से नीचे स्तर पर रखना है। फिर पेशेंट
अपना अस्पताल आ गया। अब अस्पताल में जब उसका इलाज शुरू करेंगे तो एक चीज बहुत कॉमन होती है जो किसी भी स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट में उस चीज का नाम आएगा, वो है एंटी स्नेक वेनम। ये पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम होता है और ये जो कॉमन स्पीसीज है पॉइजनस स्नेक की, कॉमन कोबरा, करैथ एंड सॉय स्किल वाइपर, एनोसेल वाइपर, इनके वेनम को, इन चारों वेनम को हॉर्स में इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद हॉर्स में एंटीबॉडीज बनती हैं और एंटीबॉडीज बनने के बाद इसके सीरम को अलग सेपरेट कर लिया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है और उस प्यूरिफाई सीरम को हम एंटी स्नेक वेनम के रूप में कलेक्ट करते हैं, उसे ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटी स्नेक वेनम स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट में, सर्पदंश के ट्रीटमेंट में बहुत ही कारगर इलाज है। पॉलीवेलेंट होता है, सबके लिए एक ही एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा आ सकती है कि जब इतनी इफेक्टिव दवा है तो क्यों ना इसके ट्रीटमेंट को और आसान बनाया जाए कि कोई पेशेंट स्नेक बाइट की हिस्ट्री करके आया, उसको एंटी स्नेक वेनम दे दिया जाए। तो इसके दो रीजन है। एक तो ये एंटी स्नेक वेनम हर किसी को ना दिए जाने के दो रीजन है कि एंटी स्नेक वेनम एक कॉस्टली दवा है जिसकी वजह से पेशेंट के लिए अननेसेसरी बर्डन बढ़ सकता है। अगर वो सरकारी अस्पताल है तो सरकार के लिए अननेसेसरी बर्डन बढ़ सकता है। और दूसरा रीजन जो एक्चुअल में बड़ा रीजन है, उसका रीजन ये है कि एंटी स्नेक वेनम से कई बार एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हो सकती है और कुछ केसेस में वो एनाफिलैक्सिस रिएक्शन बहुत सीवियर हो सकती है, यानी कि पेशेंट के लिए घातक या जानलेवा हो सकती है। तो इसलिए हम हर किसी को एंटी स्नेक वेनम नहीं दे सकते, मैं उसके सिम्टम आने का वेट कर रहा है। और अगर ये एंटी स्नेक वेनम पॉलीवेलेंट ना होकर मोनोवेलेंट होता तो हमारी एनाफिलैक्सिस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी 50% हो जाती है, यानी आधी हो जाती है। लेकिन मोनोवेलेंट एंटी स्नेक वेनम देने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर पेशेंट को इस पर्टिकुलर वेनम ही इसके ब्लड में पहुंचा है। और उसे कंफर्म करने के लिए एक एलाइजा किट होती है, इसमें हम पर्टिकुलर स्नेक के एंटीजन को टेस्ट करेंगे। वो एलाइजा किट हमारे पास उपलब्ध नहीं होती और ना ही हमारे पास मोनोवेलेंट एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध होता है। हमारी सप्लाई में पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम ही उपलब्ध होता है। अब उसके बाद आते हैं जैसे न्यूरोटॉक्सिन पोइजन के लिए स्पेसिफिकली और क्या कर सकते हैं। जैसे न्यूरोटॉक्सिन पोइजन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, यानी कि हमारे जो मांसपेशियों में चंचलता आ रही, वीकनेस आ रही, उसको उस पर्टिकुलर रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। उसको रिवर्सल करने के लिए हम नियोस्टिग्मिन एक दवा देते हैं और इंट्रावेनस दे रहे तो एट्रोपिन की सपोर्ट के साथ देते हैं। तो उससे कुछ हद तक उसकी पैरालिसिस है, डिस्निया, डिस्पेजिया, ये सारी परेशानियां कुछ हद तक कंट्रोल में रहती हैं। और अगर न्यूरोटॉक्सिन सिम्टम मिल रहे हैं और वो उसकी परेशानियां पेशेंट की इंप्रूव नहीं कर रही, यानी लक्षण बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो अगर उसकी मसल पावर 3 या 3 से कम है, मेडिकल के स्टूडेंट इजीली समझ सकते हैं, मसल पावर को 0, 1, 2, 3, 4 के 5 के स्केल पे काउंट करते हैं। अगर वो मसल पावर 3/5 है, उससे भी कम है, या उसकी पूलिंग ऑफ सलाइवा बहुत एक्सेसिव हो रहा है, उसकी बहुत ज्यादा कलेक्ट हो रही है, और या फिर उसका रेस्पिरेशन में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है कि उसका टाइडल वॉल्यूम 200 ml से भी कम हो गया, यानी शैलो ब्रीदिंग हो रही है, तो उन केस में उसको हमें ऐसे मेडिकल सेंटर पे रेफर करना जहां उसे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मिल सके। क्योंकि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि हेमेटोटॉक्सिक पॉइजन की तुलना में न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन वाले स्नेक बाइट में बचाने की संभावना बहुत अच्छी होती है, बशर्ते कि उसे जरूरी होने पे एक तो टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, टाइमली एएसबी स्टार्ट हो जाए, नियोस्टिग्मिन की डोज भी दे सकते, साथ में जरूरी होने पर उसे वेंटिलेटरी सपोर्ट मिल जाए। तो 2-3 डेज में पेशेंट वेंटिलेटर से आउट हो जाता है और वो पेशेंट सर्वाइव करता है बहुत अच्छे से। ऐसा मैं अपनी एमडी मेडिसिन करने के दौरान रेजिडेंसी में कई सारे पेशेंट को ट्रीट कर चुका हूं, जो एकदम कहते हैं कि कॉमन लैंग्वेज में कहें नियर डेथ पेशेंट आते हैं, जो बिल्कुल मरणासन अवस्था में पेशेंट आता है, उसको फिर हमने टाइमली एएसपी दिया और उसे वेंटिलेटर पर रखा, पेशेंट 2-3 डेज में आउट हो जाता है। तो इसलिए उस पेशेंट के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत होगी। तो ये क्लोज मॉनिटरिंग है कि किस पेशेंट को हो सकती है, उसको तुरंत ही रेफर करके ऐसे सेंटर पे पहुंचा दिया जाए। साथ में हेमेटोटॉक्सिन पॉइजन है तो उसमें हमें होल ब्लड देने की जरूरत पड़ सकती है, और रीनल फेलियर हो रहा है तो एनेसिटिलसिस्टीन, मैनिटोल, फ्यूरोसमाइड, ये सब देने की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी जैसे साइटोटॉक्सिक पॉइजन की वजह से बहुत ज्यादा इडिमा हो रहा है किसी हाथ या पैर में, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप होगा, यानी सारी स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेगा, वहां पैसिव मूवमेंट में भी पेन होगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसे डीकंप्रेस करने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इलाज की बारीकियों को डिस्कस करने के बजाय हमें वीडियो के लास्ट में उन चीजों पे ध्यान देना है कि हमें स्नेक बाइट से कैसे बचना है। सबसे पहले कि अगर हम जिन जगहों पे सांप के छुपने की पॉसिबिलिटी, जैसे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं, लकड़ी का ढेर है, या इवन काऊ डंग वगैरह जहां रहता है तो वहां सांप छुपता है, तो ऐसी जगहों पे हमें
हमें वहां ऐसी जगह पे सनलाइट में जाना है, अंधेरे में नहीं जाना है, उसको अवॉइड करना है। या जैसे ऊंचाई पे अटिक वगैरह अटारी में कोई चीज रखी तो हमें ब्लाइंडली हाथ नहीं डालना है, वहां सांप हो सकता है तो हमें पहले वहां झांक कर देखना है, प्रॉपर डिस्टेंस बना के कि यहाँ पे कुछ कोई ऑब्जेक्ट है या सांप जैसी कोई चीज तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम वहां हाथ डाल सकते हैं। साथ ही कोई खेत वगैरह पे जंगल में जा रहा है तो नंगे पैर ना जाए, वहां उसे उसके पास शूज होने चाहिए पूरी तरह उसके पैर को कवर कर रहे हैं। और जहां हमें डाउट लग रहा है कि भाई कम लाइट है और अब यहाँ सांप हो सकता है तो हम कोई स्टिक लेके लकड़ी लेके उस जगह को पहले देखें और वहां अगर लग रहा है कि वहां पे कोई खतरा नहीं तब हम पैर आगे बढ़ाएं। तो हमने एक इंपॉर्टेंट बात सीखी कि भाई अगर स्नेक बाइट हो गया है तो कुछ चीजें जो गलत धारणा है, वीडियो क्लास में हम समराइज करते हैं कि गलत धारणा है उनसे बचकर रहना है। यानी कि चीरा नहीं लगाना है, पेशेंट को टॉर्नी के कसकर रस्सी नहीं बांधनी है, झाड़ फूक में समय बर्बाद नहीं करना है, बिजली का करंट नहीं देना है, जहर को नहीं चूसना। लेकिन पेशेंट को रास्ते में लाते समय उसको स्प्लिंट बांधकर इमोबिलाइज करना है और उसे क्रैप बैंडेज बांध सकते हैं और उसके कटे हुए सांप के सरदंश वाले हाथ या पैर को हृदय के स्तर से नीचे रखना है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारियां मिली होंगी जो एक आम आदमी के लिए भी और मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी कारगर साबित होंगी, काम की साबित होंगी। थैंक यू वेरी मच।